नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मानवेंद्र नाथ रॉय के बारे में हम वीडियो व्याख्यान के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। मानवेंद्र नाथ रॉय के विचारों की जो पृष्ठभूमि है, उसी श्रृंखला में हम आज राष्ट्रवाद के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, क्या विचार था और उनके द्वारा दिया गया जो योगदान है उसको हम यहाँ पर आज देखेंगे। देखिए, एम.एन. रॉय का जो नव मानवतावाद है वो सार्वभौम है। निश्चित रूप से हम इसे मानते हैं क्योंकि इन्होंने इसमें विश्व बंधुत्व का एक वैचारिक दृष्टिकोण दिया। वह अपने आप में वैश्विक पैमाने पर एक बहुत बड़ा विचार सभी के सामने प्रस्तुत होता है। राष्ट्रवाद के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें हम देखते हैं उनकी मान्यता है कि राष्ट्रवाद मानवता का राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं में विभाजन करके मानव मात्र के मध्य प्रेम और साहचर्य के सार्वभौम आदर्शों की पूर्ति में बाधक होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि राय के अनुसार जो राष्ट्रवाद एक संकीर्ण और प्रतिक्रियावादी विचारधारा है, वो मानते हैं कि मानवता का राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं में विभाजन करके मानव मात्र के मध्य प्रेम और साहचर्य के सार्वभौम आदर्श की पूर्ति में बाधक। यानी यहाँ मूल रूप से जो उनका दृष्टिकोण है वो मानव मात्र के प्रति परस्पर मध्य प्रेम, उसमें सेल्फ एसोसिएशन, म्यूचुअल एसोसिएशन, आपस में इस तरह की भावनाएं या सहयोगी प्रवृत्ति। जबकि हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी भावनाओं को जब अपने आप में संपोषित करते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलाकर के या भौगोलिक सीमाओं को मिलाकर के वो अन्य राष्ट्रों के प्रति जो विभाजन की रेखा होती है उससे मानव मात्र के कल्याण की बात न होकर के मूल रूप से उनमें कटुता की भावना को बढ़ाया जाता है। ये एक तरह से उन आदर्शों की पूर्ति में बाधा बनते हैं जिनके माध्यम से हम एक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रवाद की प्रेरक शक्ति जातिगत वैमनस्य है, जिसे राष्ट्रवादी विचारधारा में संघर्ष और संस्कृति के तर्कों के आधार पर विवेक सम्मत ठहराया जाता है और अनावश्यक रूप से गौरवान्वित किया जाता है। राय के अनुसार वास्तव में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रीय राजनीति में जातिगत पूर्वाग्रहों को भड़काया जाता है। उनका मत है कि राष्ट्रवाद में सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के काल्पनिक लक्ष्यों को इस कारण अतिरंजित महत्व दिया गया है कि जनता का ध्यान सामाजिक असमानताओं से हटाया जा सके। ये विचार मूल रूप से एम.एन. रॉय द्वारा अपने वैचारिक दृष्टिकोण से या उनके दर्शन के आधार पर उनके द्वारा दिए गए। इसमें हम देखते हैं कि विश्व को युद्धों से मुक्त रखने के लिए या करने के लिए राष्ट्रीय हितों और आकांक्षाओं का परित्याग करके विश्व बंधुत्व के आदर्श को स्वीकार किया जाना चाहिए। राष्ट्रवादी आंदोलन में उनका जो कदम रहा वह राष्ट्रवाद के प्रति राय की एक ऐसी भावना थी जो उग्र विचारों को आगे बढ़ाती थी। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा 1942 में संचालित भारत छोड़ो आंदोलन को उन्होंने संगठित पागलपन एवं फांसीवादी आंदोलन की संज्ञा दी। राष्ट्रवाद के आलोचक होते हुए भी राय इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सके कि एक विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद तथा पृथक पृथक राष्ट्रीय राज्यों का अस्तित्व अचानक ही विलुप्त नहीं हो सकता है। इस तथ्य को स्वीकारते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव की आवश्यकता प्रतिपादित की तथा राष्ट्रवाद की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रवाद को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रवाद उनके विश्व बंधुत्व के आदर्श तथा मानव मात्र के सार्वभौम समुदाय का पर्याय नहीं है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रवाद में पृथक राष्ट्रीय राज्यों का अस्तित्व बना रहता है, किंतु उनके मध्य सहयोग एवं साहचर्य की अपेक्षा साहचर्य की उपेक्षा की जाती है। उनका मत है कि मानव
मात्र के विश्वव्यापी संघ का निर्माण तभी किया जा सकता है जबकि राष्ट्रीय राज्यों का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाए। अब हम देखते हैं मूल्यांकन की दृष्टि से या एम.एन. रॉय के दिए गए योगदान की परिदृश्य में उनके द्वारा दिए गए राजनीतिक चिंतन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट आयाम प्रस्तुत किए गए। उनकी लंबी वैचारिक यात्रा थी, विशिष्ट विचारधारा से बंधे हुए नहीं थे। रॉय की विचारधारा को समाजवादी, उदारवादी, साम्यवादी आदि के सामान्य वर्गीकरणों में नहीं बांधा जा सकता। वे भौतिकवादी होते हुए भी कोरे सुखवादी नहीं थे। उन्होंने विचारों की भौतिकवादी आधारभूमि और मानव के अस्तित्व के नैतिक प्रयोजन के मध्य समन्वय करना आवश्यक समझा। जहां उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की कटु आलोचना की, वहीं मार्क्सवाद की आलोचना में भी उनका स्वर निरंतर प्रखर रहा। राय के दर्शन में मानव की सर्वोपरिता के प्रति आग्रह निरंतर विद्यमान रहा। राय का चिंतन एक ऐसी व्यवस्था की खोज के प्रति समर्पित आग्रह का परिणाम है जिसमें व्यक्ति की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने, उसकी भौतिक, नैतिक और आर्थिक उन्नति को पूरी तरह से परिपोषित किया जाए। राय ने पूर्ण मानवीय दर्शन की खोज के प्रयत्न के क्रम में एक वेदनापूर्ण निष्कर्ष निकाला कि विश्व में प्रचलित आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियां मानव के समग्र कल्याण को सुनिश्चित नहीं करती। पूंजीवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, अन्य विचारधाराओं में उन्होंने ऐसे तत्वों को ढूंढ निकाला जो किसी न किसी रूप में मानव की सत्ता, स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता, अथॉरिटी, लिबर्टी और ऑटोनॉमी को अवमूल्यन करते हैं। ये तीन तत्व राय के चिंतन में व्यापक सीमा तक एक पक्षीय और पूर्वाग्रह व्याप्त है। यह आश्चर्यजनक लगता है कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी के नेतृत्व में गांधीवादी विचार पद्धति के कठोर आलोचक बने रहे, किंतु अपनी विचार यात्रा के अंतिम पड़ाव नव मानवतावाद पर पहुंचकर उनके विचारों में गांधी के विचारों से व्यापक समानता परिलक्षित होने लगी। यद्यपि औद्योगिकरण और यंत्रों के प्रति दृष्टिकोण के संबंध में उनके और गांधी के विचारों में विभिन्नता विद्यमान रही, किंतु गांधी की ही भांति राय ने भी मानवीय गरिमा और मानव कल्याण को सुनिश्चित करने का उपाय आर्थिक व राजनीतिक प्रणाली के विकेंद्रीकरण में ही ढूंढा। यानी जिस तत्व की विवेचना गांधी जी विकेंद्रीकरण के रूप में करते थे, उन्हीं के भाव कहीं न कहीं यहाँ पर दिखाई देने लगे। राष्ट्रवाद के प्रति राय का दृष्टिकोण पूर्वाग्रह पूर्ण प्रतीत होता है। उन्होंने बिना ठोस आधारों के राष्ट्रवाद की फांसीवाद से तुलना कर डाली और मानव के कल्याण के लिए राष्ट्रवाद के पतन को अनिवार्य पूर्व शर्त के रूप में चित्रित किया। हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि अतिवादी आग्रहों, कतिपय असंगतियों और निरंतरता के अभाव के पश्चात भी राय का चिंतन मानवतावाद की एक उत्कट अभिव्यक्ति है, या एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो मनुष्य के जीवन से संबंधित जो मानवतावाद की बात है वह पूरी तरह से परिलक्षित होती है। भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रति उनके योगदान का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम इस बात को यहाँ पर इस तरीके से निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि इनका जो रेडिकल ह्यूमनिज्म था, मानवतावाद था, वह अपने आप में विभिन्न आलोचनाएं करने के बाद भी दार्शनिक दृष्टिकोण में या दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में एक सबसे अलग विचारधारा को संप्रेषित करता है और वह गहरे अर्थों को अपने आप में समाहित किए हुए है, जिसको आधार मान करके आज एम.एन. रॉय को एक ऐसा स्थान दिया गया है कि विश्व पैमाने पर भी उनके इस अध्ययन बिंदुओं को लेकर के और उसको व्याख्या के रूप में या तुलनात्मक दृष्टि के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और मानव के प्रति जो उनका विचार था, स्वतंत्रता, नैतिकता की बात करते हैं, स्वायत्तता की बात करते हैं,
मूल रूप से जो आत्म केंद्रित बिंदु है वह मानव ही है, और उस मानव की जो सत्ता है वह उसके केंद्रीकृत स्वरूप में ही दिखाई देती है। इस तरह के विचारों को हम यहाँ पर देखते हैं। धन्यवाद।